हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। लास्ट डे हम लोगों ने समास से स्टार्ट किया है। समास के सारे रूल्स को हम लोगों ने देख लिए कि समास कितने प्रकार के होते हैं और उनमें पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास होते हैं। ठीक है, उसमें भी देखा 4 प्रकार के समास हम लोगों ने देखे थे। पदों की प्रधानता में मैंने बताया था आपको कि इसमें पहला पद होता है, दूसरा पद होता है, लेकिन यहाँ पर मोस्टली आपको अगर शब्द मिलेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद के नाम से इनको जाना जाएगा। यहाँ पर पहला पद और दूसरा पद नहीं होगा संधि की तरह। यहाँ इसके लिए स्पेशली वर्ड यूज किया जाएगा पूर्व पद और उत्तर पद, यानी जो बाद वाला पद होगा वो उत्तर पद कहलाएगा और जो पहले वाला पद होगा वो पूर्व पद कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था पदों की प्रधानता के आधार पर समास जो है 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे समास जिनमें आप देखते हैं कि पद, मैंने बताया ना, पदों की प्रधानता के आधार पर 2 तरह के पद प्रधान होते हैं। एक तो जो शुरुआती पहला पद होगा और दूसरा पद होगा। तो जो पहला पद होगा इसको क्या कहेंगे? प्रथम पद कहेंगे, और जो बाद वाला होगा उसे क्या कहेंगे? उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप अपने आप में मेंशन कर लीजिए दिमाग में अपने। तो जो होता क्या है, मोस्टली जब पहला पद प्रधान होगा यानी कि प्रथम पद प्रधान होगा तब वहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास होगा। और जिन समासों में उत्तर पद यानी बाद वाला पद, ठीक है, प्रधान होगा तो वहाँ पर कौन से समास हो जाएंगे? 3 तरह के समास हो सकते हैं प्रधान उसमें, द्वितीय पद प्रधान होने में, या उत्तर पद या द्वितीय पद जो भी कहे, इसमें मोस्टली आपको उत्तर पद ही मिलेगा। तो इसमें आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। इसके अलावा जो आपका कर्मधारय समास है और इसके अलावा द्विगु समास है। ये 3 तरह के समास इसमें आपके उत्तर पद प्रधानता वाले आते हैं। और द्वंद्व में तो जानते हैं दोनों पदों की प्रधानता रहती है, यानी कि पूर्व पद, या इसको प्रथम पद भी कि पहले बेटा पूर्व पद भी कह सकते हैं, इसको पूर्व पद भी कह सकते हैं, इसको द्वितीय पद भी कह सकते हैं। द्वितीय पद तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको पूर्व पद और इसको उत्तर पद के नाम से मोस्टली मिलेगा किताब, या तो प्रथम पद या द्वितीय पद के नाम से मिलेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस इसका इस रूप में होना चाहिए। ये आपका यहाँ पर पूर्व पद, देन इसके बाद इसको प्रथम पद भी कह सकते हैं, प्रथम पद। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा, इसको पूर्व पद और उत्तर पद। जैसा कि मैंने बताया पूर्व पद में आपको क्या होता है? अव्ययी भाव समास आ जाता है। उत्तर पद की प्रधानता वाले में तत्पुरुष समास हो जाता है, कर्मधारय हो जाता है और द्विगु समास हो जाता है। और जिन शब्दों में समासिक शब्द जो बने हैं उनमें अगर दोनों पद प्रधान अगर यदि होते हैं, यानी कि इसमें कोई गौड़ नहीं होता है, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं, तो वो कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व की स्थिति क्रिएट कर दे कि किसको पहले किसको बाद में करें, दोनों महत्वपूर्ण हो जाए तो द्वंद्व समास हो जाता है। और बहुब्रीहि में क्या होता है कि उसका रूढ़ अर्थ निकलता है, रूढ़ इंडिकेट करेगा किसी तीसरे पर्सन को। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी हमने इसमें चर्चा कर ली थी। जिन बच्चों को इन समासों को याद करने में असुविधा हो रही है उनके लिए एक छोटा सा रूल है, वो भी अपने दिमाग में आप रख लें तो शायद और आसान हो जाएगा आपको समझने में। ये रूल है अब तक द्वंद्व, ये आपका रूल है। ये आपके जो 6 तरह के शब्द यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये 6 शब्द ही आपको पूरी तरह से समास को कंप्लीट कर देंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब तक द्वंद्व का मतलब हो अ से हो जाएगा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और त से हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। और क से हो जाएगा कर्मधारय समास। और द से हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। और दी से आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के, तो जिनको आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, जिनको असुविधाएं हो रही होंगी, ये चाहे तो इस सूत्र से कभी कोई समास भूलेगा नहीं। अब तक द्वंद्व, ठीक है, अब तक द्वंद्व में 6 तरह के समास आपके मिलते हैं। तो ये चीज़ें तो हम लोगों ने देख ली थी। आप लोगों ने वीडियो को देखा हमारे, और आप लोगों ने इतना उत्साहवर्धन किया हमारी टीम का, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, साथ बनाए रखिएगा। कोशिश करूँगा, पूरी टीम हमारी इस पे पूरा वर्क करेगी कि आप लोगों की जो अपेक्षाएं उम्मीदें हैं वो हम लोग पूरी कर पाएँ। और जिस सीक्वेंस में हम लोग कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से ही चलेगा, ये हमारा वादा है आप लोगों के साथ में। यदि आप लोग पूरा साथ बनाए रखेंगे, विश्वास बनाए रखेंगे, तो हम लोग भी आपके साथ
पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि जो आपका विजन है इतना हम आप लोगों को पढ़ा दें कि कोई भी आगामी जो परीक्षा है, चाहे वो आयोग की परीक्षाएं हों, राष्ट्रीय स्तर के आयोग की परीक्षाएं हो या स्टेट लेवल की कोई परीक्षाएं हो, वो सब आप पूरी कर ले जाएंगे। हिंदी भी चल रहा है हम लोगों का, रीजनिंग भी अब स्टार्ट हम लोग उसमें जो स्टॉप हुआ था हम लोगों का वीडियो, उसमें भी हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सारे वीडियोस हम लोग आप लोगों को पूरे पैकेज के रूप में देंगे, वो भी फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि हम फ्री ऑफ कास्ट ही आपको हमेशा देते रहें और पूरा सीक्वेंस आपका तैयार करा देंगे हम लोग। हमारी पूरी टीम आपके साथ रहेगी। आप लोग ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहिए और अपना प्यार और लगाव बनाए रखिए। आप लोगों ने इतना ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आइए हम लोग मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों ने सारे रूल्स और समझने के लिए बारे में बात कर ली। अब होता क्या है, समास के बारे में एक छोटी सी चीज़ और भी जान लीजिए कि यहाँ पर कुछ समास ऐसे होते हैं वो एक दूसरे समास में ओवरलैप करते रहते हैं। यानी कि अगर कोई समास बहुब्रीहि समास है तो आप देखेंगे वो कभी कभी तत्पुरुष समास में वो वर्ड मिल जाएगा और उसमें इसका जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि अरे ये तो यार तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा है, कहीं बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, कहीं कुछ शब्द आपको कर्मधारय समास में दिखेंगे तो पता चलेगा वो बहुब्रीहि समास के हैं। तो ऐसा है, समास के साथ ये दिमाग में अपने बैठा लीजिए कि समास के साथ ये विडंबनाएं हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो कि और में भी मेंशन होते हैं। यानी कि कोई शब्द तत्पुरुष समास में है, जैसे एक शब्द यहाँ पर आप लोग देखने की कोशिश, जैसे मृत्युंजय है, एक शब्द मैं यही ले लेता हूँ मृत्युंजय। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर लिखा हुआ है अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत, लेकिन यदि आप इसको देखेंगे तो मृत्युंजय यानी कि मृत्यु पर जो पा गया हो विजय, कर लिया हो विजय, तो कौन करने वाला है, वो भगवान शिव हैं। यानी कि इसका अगर रूढ़ अर्थ निकालेंगे तो शिव आ जाएंगे। तो ये देखेंगे तो बहुब्रीहि समास में भी आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ तत्पुरुष समास में लिखा गया है। तो डिपेंड ये करता है कि जब उसका आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर ये बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास दोनों नहीं मेंशन होगा। तो ये मोस्टली ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होगा। या कर्मधारय समास, जो कि कहीं कहीं आपको कर्मधारय दिख रहा है तो उसमें पता चला द्वंद्व है कि बहुब्रीहि है या आपका कर्मधारय समास है, इसमें अगर कन्फ्यूजन होता है तो मोस्टली ऐसे कन्फ्यूजन की चीज़ें नहीं देता है। और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है तो आयोग में इसका डिस्प्यूट जाता है और फाइनली फिर वो बहुब्रीहि समास ही मान लिया जाता है। तो जब कभी ऐसी कोई क्वेश्चन करने में ऐसी विडंबना महसूस हो, आपको दिक्कत महसूस हो कि ज़्यादा डिस्प्यूट खड़ा हो रहा है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास को आप वेटेज देंगे। लेकिन जैसा कि अभी तत्पुरुष समास आप देख रहे हैं, तत्पुरुष समास के अंतर्गत मृत्युंजय या धनंजय जो शब्द लिखे हुए हैं हमारे, ये क्या लिखे हुए हैं, अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिखे हुए हैं। तो एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन अगर आएगा और उसमें जैसे मृत्युंजय ही आ गया आपको 1 मिनट के लिए, तो वो क्या करेगा कि उसमें अगर लिख रहा है अलुक तत्पुरुष समास भी ऑप्शन में दिया है और देन बहुब्रीहि भी दिया है, तो आप पूरी कोशिश करिएगा कि फिर वो अलुक तत्पुरुष समास को ही टिक करिएगा, ना कि बहुब्रीहि समास को। हाँ, ये हो सकता है कि जब आपका तत्पुरुष समास दिया हो, ये मृत्युंजय तत्पुरुष समास के अंतर्गत दिया हो और वहाँ पे अलुक तत्पुरुष समास न दिया हो और उसमें बहुब्रीहि भी ऑप्शन में हो, तो शायद वो वहाँ पर आप करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। ये हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन जहाँ डिस्प्यूटेड हैं, वो सवाल जहाँ पर आपको कन्फ्यूजन आती है, वो हम लोग आगे चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे इस पर। आइए हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को आज सॉल्व करते हैं अव्ययी भाव समास में। तो देखिए, अव्ययी भाव पहला समास हम लोगों का अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद जो होगा मोस्टली क्या होगा, वो उपसर्ग होगा या अव्यय होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों कि संज्ञा या सर्वनाम भी शब्द के आगे जुड़ करके, मतलब प्रथम पद प्रधान उसमें उनका भी हो जाता है, संज्ञा भी कभी कभी प्रथम पद प्रधान हो जाती है और विशेषण भी कभी कभी प्रथम पद प्रधान हो जाता है। तो उस स्थिति में उसका जो अर्थ निकल के आएगा वो रूढ़ अर्थ निकल करके आता है कि फाइनली उसी के लिए कहा गया है। जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जैसे विवेकपूर्ण है, नित्य प्रति है, तो इनका जब आप मतलब इसका जब क्लासिफिकेशन करते हैं या इसका विग्रह करते हैं, समास का विग्रह करते हैं, आप विस्तारीकरण करते हैं, तो वहाँ पर इनका एक रूढ़ अर्थ निकल करके आता है। रूढ़ अर्थ निकल के आने के कारण से ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे बेसिकली आपको शुरुआती दौर में समझना क्या है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद या तो अव्यय होगा
या आपका उपसर्ग होगा, और कभी कभी कुछ एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आपको, वहाँ पर संज्ञा पद और सर्वनाम पद भी, संज्ञा और विशेषण पद भी वो भी अगर हो तो ऐसा नहीं है कि वह अव्ययी भाव समास नहीं होगा, वह हो सकता है। जैसा कि उदाहरण मैंने बताया आपको, जैसे कुशलता पूर्वक है, घर घर है, यहाँ पर देखिए घर घर डबल। जब कोई, हाँ एक चीज़ और भी इसमें जानिएगा कि जब कोई एक ही शब्द की रिपीटेशन हो, जैसे साफ साफ है, घर घर है, यहाँ यहाँ है, इस तरह के सवाल जब शब्द की सेकंड रिपीटेशन होती है तो सदैव किस में चले जाते हैं, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाते हैं। कुछ शब्द जिनका पहला पद विशेषण या संज्ञा होता है लेकिन वो रूढ़ अर्थ देता है, मतलब उससे सिर्फ वही चीज़ इंडिकेट होगी, कुछ और चीज़ इंडिकेट नहीं होगी, तो उस स्थिति में आप अव्ययी भाव समास ही करेंगे। और बाकी तो आपको पता ही है कि अव्यय मतलब अव्यय अगर हो पहला पद या उपसर्ग हो तो वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। आइए कुछ शब्दों को देखते हैं बच्चों, जैसा प्रतिदिन। प्रतिदिन है मतलब यानी कि इसका मतलब दिन दिन, इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो दिन दिन, प्रतिदिन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो भी असुविधा आपको होगी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी शब्द में अगर समझने में दिक्कत हो रही होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ें हम लोग बेसिक तौर से अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सीख रहे हैं। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट ईयर आए हुए परीक्षाओं में, आयोग की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को लेंगे, फिर वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर जो कन्फ्यूजन्स होंगे हम लोग वहाँ पर क्लियर कर लिया करेंगे। ओके, चलिए आज तो पहले समझते हैं कि किसको कैसे समझते हैं, कौन कौन आएगा अव्ययी भाव समास में। तो प्रतिदिन हो गया बच्चों, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या है, दिन की विशेषता प्रति शब्द के लगने के कारण से कंटिन्यूटी व्यक्त हो जा रही है कि नहीं, रोज हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। प्रतिदिन का दिन में अगर प्रति शब्द जुड़ गया तो इसकी कंटिन्यूटी सततता को व्यक्त कर रहा है, यानी कि विशेषता बढ़ गई, किसके नाते, प्रति के कारण से बढ़ गई। और प्रति शब्द जो लग रहा है वो क्या है, आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग या, अब मैंने अभी क्या उपसर्ग या अव्यय होने पर या विशेषण हो या संज्ञा हो, रूढ़ अर्थ देता हो, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रतिदिन शब्द में इसमें अंतर्गत आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी देख करके ये समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद दूसरा शब्द जैसे हमारा है यथाशक्ति। यहाँ पर क्या, शक्ति एक सामान्य सा शब्द है और उसके साथ में अगर यथा शब्द लगा दिया गया तो यथा शब्द क्या है, आपका उपसर्ग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं या अव्यय के रूप में देख सकते हैं। ये शब्द लगने से क्या हो गया, यथाशक्ति, यानी कि पूरी शक्ति के साथ, जितनी शक्ति उसके साथ में यथाशक्ति का हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको शब्दों को देख करके ऐसे देखिए होता क्या है, यदि आप इन शब्दों के, है ना, इन शब्दों के अगर आप विच्छेद करेंगे इनका शब्दों का या सामासिक पदों को देखेंगे तो हो सकता है कि आपका अभ्यास नहीं है, प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं। तो आपको पहले शब्द को देख करके ही आकलन कर लेना है उन शब्दों में किस शब्द की प्रधानता हो रही है, उसका विग्रह मत करिएगा जब तक कि आपकी अच्छी पकड़ ना हो जाए। मैं विग्रह करके अगर बताऊंगा उसमें तो आप पढ़ेंगे तो आप दूसरा उसका विग्रह करेंगे। इस नाते मैं इसका डिटेल नहीं बताऊंगा कि मतलब यानी कि कौन सा सामासिक पद लग रहा है, ये डिटेल करने में हो सकता है आप अपना पढ़ें तो आपका दूसरा सामासिक पद निकालने लगे वहाँ पे, या कुछ उसका क्लासिफिकेशन और करने लगे। तो आपको एक सिंपल तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इस सिंपल तरीके को ही अभी इम्प्लीमेंट करिए। जहाँ पर असुविधा होगी बाकी के लिए मैंने कहा नेक्स्ट लेवल के जब क्वेश्चन होंगे वहाँ पर हम लोग उसके गूढ़ता के बारे में विचार करेंगे और बात करेंगे उस पर। अभी आपको समझना क्या, कोई शब्द देखिए उसमें तुरंत देखिए कि किस शब्द के कारण से उस शब्द की विशेषता बन रही है। क्या द्वितीय पद वाला यानी उत्तर पद है के कारण से उसकी विशेषता बढ़ रही है या प्रथम पद के कारण से उसकी विशेषता बढ़ रही है ना, ये केवल ध्यान रखना है। और प्रथम पद क्या अव्यय है, क्या प्रथम शब्द उपसर्ग है, या क्या प्रथम शब्द जो है संज्ञा या विशेषण होते हुए रूढ़ता का प्रतीक बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपको आंख मूंद करके अव्ययी भाव समास पे टिक कर देना होगा। कोई एक सेम शब्द की रिपीटेशन हो रही है तो भी आपको करना है क्या, अव्ययी भाव समास में ही आपको टिक कर देना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देखें आमरण है, मरण शब्द एक था यानी मृत्यु होगी, इसमें आमरण मतलब यानी मर जाने तक, यानी आ के कारण विशेषण शब्द की बन रही है तो कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो गया। इसी तरह से अनुरूप, ठीक है, अनुरूप शब्द है मतलब रूप के अनुरूप हो गया, तो अनुरूप, रूप जैसे शब्द में अनु शब्द जुड़ गया, अनु क्या है आपका उपसर्ग है, तो अनु शब्द जुड़ गया रूप में, तो इसका मतलब रूप के अनुरूप। ठीक है,
के अनुरूप हो जाएगा, ठीक है, रूप के अनुरूप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। देन इसके बाद जैसे यथाक्रम है, तो यथाक्रम में अब क्रम में यथा शब्द जुड़ गया, तो यथा के कारण ही मतलब एक यथा मतलब समझते हैं ना, जैसे, इसका मतलब होता है जैसे, अक्सर किताबों में आपको मिलेगा ये यथाक्रम। तो जैसा क्रम हो का सेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो उस यथा शब्द के कारण से ही, उपसर्ग के कारण से ही इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, तो इस नाते अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसी तरह से भरपेट है, यानी कि भरपेट है, तो पेट है भाई, पेट तो क्या सिंपल सी बात है, भर पेट यानी इसका मतलब विशेषता भरने के कारण से, यानी कि एकदम फिल हो चुका है, अब कुछ नहीं जाएगा पेट में, है ना। तो पार्टी वार्टी में अक्सर होता है, या आपके पसंदीदा जब कोई लजीज भोजन बन जाते हैं तो ऐसे ही स्थिति आती है, भरपेट की स्थिति। तो भरपेट किस में हो जाएगा बच्चों? अव्ययी भाव समास, ठीक है। उसी तरह से आपका शब्द है विवेकपूर्ण, जिस पे मैंने कल चर्चा की थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे विवेक पूर्वक है, तो पूर्वक शब्द में अगर विवेक लग गया तो विवेक क्या है? अगर बताइए आप, विवेक शब्द क्या आ रहा है? विवेक क्या है? किसी की विशेषता बता रहा है ना, विशेषण है ना ये। तो यहाँ पर विशेषण होते हुए भी ये क्या रूढ़ अर्थ दे रहा है। रूढ़ क्या अर्थ दे रहा है? विवेक पूर्वक, यानी विवेक के साथ रूढ़ता को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। तो इस स्थिति में यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह से नित्य प्रति है, तो नित्य प्रति में भी आप देखेंगे तो यह नित्य के कारण से, यानी कि रोज, यानी कि प्रत्येक दिन की स्थिति यहाँ पे इंडिकेट हो रही है, तो यहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उसी तरह से बच्चों कुशलता पूर्वक है, तो कुशलता आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंस दे रही है, और इस कारण से ही अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। इसी तरह घर घर है, साफ साफ है, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे आपको। क्लियर? ठीक है, आइए बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है कि यहाँ पर आप जानते हैं कि उत्तर पद जो होगा, यानी द्वितीय पद जो होगा, वो उसमें प्रधान उसकी भूमिका होगी। और इसके लिए क्या होगा कि इसका जब विग्रह करेंगे तो जो कारक चिन्ह होते हैं हमारे, कुल 8 कारक चिन्ह हैं, उनमें से 7 कारक चिन्हों में कर्ता को छोड़ करके कर्म से लेकर के आपको कारक चिन्हों को याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, इस तरह के जो क्रम है आपको, तो आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में अपादान जो का सेंस, जिसे हम आप देखेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, उसके बाद संप्रदान के लिए, फिर इसके बाद में आपका अपादान से, ठीक है, संबंध में है काके की रारेरी के बारे में देखेंगे। फिर अपादान की स्थिति जो आपका अधिकरण में आप देखेंगे में पर है, और संबोधन में आपका कॉलिंग नेम हो जाएगा हे, रे, इस तरह के शब्द जो आपके आएंगे। तो ये कारक चिन्ह अगर आपको मिलते हैं तो तत्पुरुष समास को जब विग्रहित करेंगे तो उसमें आपको एक कारक चिन्ह दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक तो पहचान इसकी ये हो गई कारक चिन्हों के साथ वाली। साथ ही साथ इसमें आप देखेंगे कुछ इसमें गूढ़ता लिए हुए है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें मैंने बताया था नव्य तत्पुरुष समास, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अ की जो अक्षर होगा वह न की साउंड देगा आपको, ठीक है, यानी नहीं इंडिकेट करेगा, यानी अ लगने के कारण से वह शब्द निगेटिव होता चला जाएगा, यानी कि नकारात्मक भाव दे देगा, यानी नहीं का सेंस दे देगा, अ नहीं के भाव में आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अ जो है वह नहीं के भाव में या न के भाव में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए, जैसे असभ्य है तो इसमें अगर ना लगा दे न सभ्य, यानी कि जो सभ्य ना हो, तो यहाँ पर अ जो है न के भाव में अगर आता है, कभी भी कोई भी शब्द में अ न के भाव में आ रहा है, तो वो सारे शब्द कौन से हो जाएंगे? आपके नव तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग। इसी तरह से देखिए, कोई भी है असभ्य, असंभव है, तो संभव में अशब्द, यानी कि नहीं हो जो संभव, या ना हो संभव, तो क्या हो जाएगा? असंभव आपका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के शब्द है। और इसके अलावा देखेंगे अलुक तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है कि जो समास आप देखेंगे, एक तो इसमें थोड़ी सी रूढ़ता व्यक्त करेगा, और कुछ शब्द इसके ऐसे होंगे जो कि आपको बहुब्रीहि समास में दिखाई देंगे, या कर्मधारय के उदाहरण आपको लग सकते हैं। तो ये थोड़ा सा दोनों से आपको देखना होगा। इसमें क्या होगा, पहला जो पद है, यानी पूर्व वाला जो पद है, वो पूर्व पद क्या होगा, अपने साथ कारक चिन्ह छुपाए रहेगा। जैसे मृत्युंजय में अगर आप देखें तो एक शब्द होता है मृत्यु, फिर जय, तो यहाँ मृत्यु नहीं, यहाँ पर अगर आप बिंदी देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, अनुस्वार की अनुवृत्ति हो रही है, तो अनुसार यानी माँ की ध्वनि लिए रहेगा, तो मृत्युम हो जाएगा इसमें, ठीक है। मृत्युम यानी माँ की साउंड जो इसमें अपने आप में ये समाहित किए हुए है, इस कारण से ये अलुक तत्पुरुष समास, यानी कि इसमें जो पहला शब्द होगा, पहला पूर्व पद होगा, उसमें कारक चिन्ह अपने साथ लिए रखेगा, ठीक है। इसी तरह से आप धनंजय है, मनसिज है, ये तमाम सारे ऊट है, उटपटांग शब्द है, ये आपका है बृहस्पति है, तो ये सारे शब्द आपके जो आएंगे ये अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत
आएंगे आपको, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। यहाँ पर उपपद में क्या होता है मैंने जैसे बताया था, और इसमें भी देखिए यहाँ पर जो भी आप देखेंगे तो ये मूल रूप से क्या होगा, जैसे ऊंट है, पटांग है, ठीक है। पटांग शब्द आप देखेंगे तो ये अपने आप में रूढ़ता लिए हुए हैं, लेकिन ऊंट को की विशेषता क्या हो रहा है, अगर पटांग शब्द लगा देंगे या टांग शब्द लगा दे रहे हैं तो ये शब्द क्या उसकी विशेषता को इंडिकेट कर दे रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज है कि यहाँ पर जो यहाँ पर शब्द है वो अपने आप में कारक चिन्ह हमेशा लिए रहता है। ये विच्छेद जब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम विच्छेद कर नहीं रहे हैं, इसका डिटेल कर नहीं रहे हैं, उसकी डिटेल यानी कि विग्रहित उसको कर नहीं रहे हैं, क्योंकि विग्रह कर देंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होने लगेंगे, विग्रह अपने तरीके से करने लगेंगे जो कि त्रुटिपूर्ण हो सकता है। इस नाते पहले इसको समझने की कोशिश करें कि ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएं, तुरंत देखते ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएं। जहां 2-4 क्वेश्चन जब फंसेंगे उसमें क्या रणनीति लगानी है वो हम लोग देख लेंगे। क्लियर, चलिए ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसी तरह से उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या होता है बेटा, उपपद तत्पुरुष समास का मतलब ये होता है कि देखिए है क्या, ये तत्पुरुष समास है तो इसमें क्या होगा, उत्तर पद ही प्रधान होगा। उत्तर पद प्रधान हो लेकिन वो क्या हो, अपने आप में वो शब्द एक तरह से कहिए कि उस वहाँ एक रूढ़ता का इंडिकेशन करे, रूढ़ अपने आप को इंडिकेट हो और उसका स्वतंत्र कोई अस्तित्व ना हो, लेकिन इसके साथ लगने के कारण विशेषता व्यक्त कर दे। जैसे स्वर्ण है, कार शब्द लग गया तो एक कार शब्द जो है आपका लगा, इस दूसरे शब्द के कारण से ही स्वर्णकार हो गया, यानी एक विशेष को इंडिकेट कर दे रहा है। तो यहाँ पर आपका अलुक तत्पुरुष समास के अंतर्गत तो आ जाएगा ये। इसी तरह से आप देखेंगे कि जिसमें भी कर कार ये शब्द लगे, दिन कर है तो इसमें कर शब्द है, यहाँ कार शब्द है, नवचर है, ये सब शब्द जो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये आपके, ये सभी शब्द जो आपके हैं ये क्या हो रहे हैं, ये सब क्या जो पीछे शब्द के जुड़ता है वो क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या देख रहे थे, अव्ययी भाव समास में आगे से जुड़ रहा था, अव्यय या उपसर्ग जुड़ रहा था, लेकिन इस वाले में उपपद वाले में देखेंगे या आप इस भी किसी भी समास में देखेंगे तत्पुरुष के तो पीछे से शब्द जुड़ेगा, यानी कि उपसर्ग जो है ना होकर के पीछे से जो जुड़ता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर कार एक तरह से कहिए, या कर है या चर है या हन है, ये क्या है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय जुड़ने से यानी कि अपने आप में इनका कोई अलग अर्थ नहीं है, लेकिन ये किसी शब्द के साथ यदि जुड़ रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, इनकी विशेषताएं व्यक्त हो जा रही हैं। तो ये सब सभी सारे शब्द आपके क्या है, ये प्रत्यय है। प्रत्यय जुड़ करके शब्दों की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। तो ये शब्द जो छुपे होते हैं उपपद, यानी कि ये सब सहायक पद के रूप में होते हैं। जब सहायक पद पीछे से जुड़ के यानी कि प्रत्यय के रूप में जुड़ करके किसी शब्द की विशेषता व्यक्त कर दे तो हमेशा उसको क्या कहेंगे, आप तत्पुरुष समास कहेंगे। और तत्पुरुष समास के किस भेद के अंतर्गत कहेंगे, उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। ध्यान रहे कि जब, जैसा कि अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने देखा कि जब उपसर्ग या अव्यय आगे से जुड़ करके, उपसर्ग या अव्यय निश्चित तौर से आगे ही जुड़ते हैं, तो उपसर्ग या अव्यय के रूप में कोई शब्द, या उपसर्ग सीधे कह सकते हैं आप, उपसर्ग के रूप में कोई शब्द आता है तो अव्ययी भाव समास होता है और प्रधानता रखता है किसी शब्द में। उसी तरह से किसी शब्द में अगर प्रत्यय के कारण से किसी शब्द की विशेषता व्यक्त हो जा रही है तो हमेशा उसको तत्पुरुष समास ही आप समझ में आएंगे। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन सा, उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो ये जैसा कि आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। इसी तरह से लुप्त पद तत्पुरुष समास है। यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे शब्द यहाँ पर मैंने कल आपको बताया भी था कि जैसे माल गाड़ी है या तुला दान है, तुला के बराबर किया गया दान है, पूरे उनके वेट के बराबर किया गया दान, या माल गाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, माल है तो माल कोई एक सामान है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें गाड़ी शब्द जुड़ जाने के कारण से ये क्या हो गया, माल गाड़ी, यानी कि यह रूढ़ता का इंडिकेशन दे रहा है। और रूढ़ता भी क्या हो रही है, मतलब इसके कारण से माल गाड़ी बन रहा है, माल के कारण गाड़ी के कारण माल नहीं बन रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि माल है उसमें गाड़ी जोड़ने के कारण से इसकी इंपॉर्टेंस बने। तो हमें समास यही सिखाता है कि किसी पद को जब हम पढ़ते हैं तो कौन सा पद उसमें इंपॉर्टेंस है, पहला वाला कि बाद वाला। इसी कारण से कि कहीं द्वंद्व हो तो ये नियम हिंदी के इसी कारण से बताएंगे कि किसी शब्द में कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट, मतलब कौन सा शब्द जो है महती भूमिका में है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसकी है, ये समास से आपको समझ में आ रहा होगा,
ठीक है। इसी तरह से और भी है, वन मानुस है, ठीक है। वन मानुस में देखेंगे मानुस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है। तो यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पद इसके विग्रह करेंगे तो इसका डिफरेंट टाइप का, मतलब इसका अलग टाइप का विग्रह होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, तुलादान मालगाड़ी, वन मानुस है, पर्णशाला है, मधुमक्खी है, ये सब आपके लुप्त पद। इसमें बहुत सारे पद, इसमें इसका विग्रह करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे पदों को लुप्त कर दिया जाता है और इस नाते इसको लुप्त पद जो है तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी भाई तत्पुरुष समास के अंतर्गत। उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा समझे होंगे। कोई असुविधा होगी तो बच्चों आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे, हम उसमें कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब दे दें। ठीक है, अब दूसरा है द्वंद्व समास। भाई द्वंद्व में तो क्या होता है, सब एक से बढ़कर के एक होते हैं, यानी दोनों, पहला पद और दूसरा पद दोनों आपस में संघर्ष करती स्थिति दिखेगी आपको। तो जैसे अभी क्या है ना, पहले होता था कि एक्टर और एक्ट्रेस के नाम जो फिल्मों में आते थे तो उसमें होता क्या था कि पहले हीरो का नाम लिखा रहता था, देन हीरोइन का नाम आता था, एक्ट्रेस का नाम बाद में आता था। लेकिन कुछ दौर पहले अगर आप जाएंगे, कोविड से पहले के दौर में आप जाएंगे तो कुछ हीरोज़ ने या कुछ डायरेक्टर्स ने ये स्टार्टिंग करी कि जैसे फिल्म पहले स्टार्ट होती थी, अभी तो कोई देखता ही नहीं, उसको फॉरवर्ड करके सीधे फिल्म पे आ जाते हैं। लेकिन फिल्म जब चलती थी उसमें कितने कितने कौन डायरेक्टर हैं, कौन एक्टर हैं, कौन एक्ट्रेस हैं और कोरियोग्राफर कौन है, तमाम सारी चीज़ें उसमें बताई जाती थी। तो पहले होता क्या था, फिल्म का नाम देने के बाद में सीधे हीरो का नाम आता था और उसके बाद में फिर विलेन, उसके बाद में फिर जाने के बाद में हीरोइन वगैरह का नाम आता था। लेकिन बाद में क्या हो गया, ट्रेंड बदला कि हीरो के नाम गायब कर दिए गए या शायद बाद में कर दिए गए, हीरोइन के नाम फर्स्ट होते थे कि इस मूवी में कौन है। तो ये होता है कि मेल फीमेल को वेटेज देने के कार्ड से या कहिए उनकी महत्ता को बताने के कार्ड से ऐसा किया गया था। बहरहाल मैं बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे इस मुद्दे की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि भाई भाई बहन या बहन भाई, क्या करें हम पहले, या मम्मी पापा करें, पापा मम्मी करें, चाचा चाची करें या चाची चाचा करें, ये शब्द जो हमारे हैं ये आपस में कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है भाई। हम आपने कहा अगर चाचा चाची तो चाची चाचा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। यानी कि दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। अगर उसको तालमेल बनाना है तो बिना किसी एक के तालमेल बन ही नहीं सकता। चाचा चाचा करेंगे तो चले आएंगे आप वही भाव समास में, ठीक है। तो वो चीज़ें आपकी बदल जाएंगी। यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, हाइफन लगा रहेगा इसमें, ठीक है। कारक चिन्ह एक तरह से डैश आपका लगा रहेगा, हाइफन ये इंडिकेट, ये सबसे बड़ी पहचान इसकी होती है कि ये द्वंद्व समास है। लेकिन ध्यान रहे जब रिपीटेशन सेम का हो, जैसे भर पेट हो और भर और डैश पेट हो, तब मत कर दीजिएगा द्वंद्व समास में। वो दोनों एक दूसरे से संघर्ष नहीं कर रहे हैं, एक के कारण दूसरा इंपॉर्टेंट हो रहा है, यहाँ दोनों संघर्ष करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। अब जैसे देव सुर हैं तो देव और असुर दोनों हैं, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, दोनों समानता रख रहे हैं ना, देव और असुर दोनों समानता रखे हुए हैं, तो कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास की स्थिति में आ जाएगा। उसी तरह शिव पार्वती है, लेन देन है, गौरी शंकर है, ठीक है। ये सारे शब्द हैं, पति पत्नी है, दाल भात है, जो भी है, मतलब कोई सिंपल खा सकते हैं आप, केवल दाल से खा सकते हैं क्या, नहीं ना, भात के बिना दाल नहीं खा सकते, दाल के बिना भात नहीं खा सकते, दोनों एक कंप्लीट एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक तरह से जो कंप्लीट, मतलब एक तरह से कंप्लीट करेंगे एक दूसरे सेंटेंस को, तो वो आपको एक तरह से द्वंद्व समास में ही हम सभी आ जाएंगे। जैसा कि अब गंगा यमुना है, माता पिता हैं, पाप पुण्य है, आचार विचार है, पति पत्नी है और तमाम सारे ऐसे शब्द हैं। तो ये द्वंद्व की स्थिति, यहाँ दोनों पद प्रधान है बच्चों, तो कौन सा समास हो जाएगा आपका, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों का बच रहे हैं कर्मधारय समास, इसके बाद में द्विगु समास बचेगा और बहुब्रीहि समास में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके साथ मिलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कोई असुविधा हुई हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोग इतना ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खूब मेहनत करिए ऐसे ही और वीडियो से कुछ लाभ उठाइए और अपना प्यार और अपना साथ ऐसे बनाए रखिए। और हम लोग आपके साथ हैं और पूरी टीम काम कर रही है, आगे भी काम करेगी। थैंक यू।